नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आगे का एजेंडा में आज बात सियासत के सुपर संडे की करेंगे, क्योंकि आज एनडीए यूपी में हुंकार भरेगा, तो वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली होनी है और रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के नेता एक साथ नजर आएंगे। रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, यानी कि आज मेरठ से दिल्ली तक चुनावी शक्ति प्रदर्शन है। और ये जो रैली है ये उस समय पर हो रही है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह भी है कि आज सुनीता केजरीवाल विपक्षी नेताओं के मंच पर दिखेंगी और यह बड़े सियासी मंच पर सुनीता केजरीवाल की पहली मौजूदगी होगी। और उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन की सियासत में एंट्री हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब कल्पना सोरेन विपक्ष के बड़े मंच पर होंगी। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। अब ऐसे में देखिए, सुनीता और कल्पना सोरेन को आगे करके विपक्ष सहानुभूति वाला कार्ड भी चल सकता है। तो बड़ी जानकारी, आज होगा शक्ति प्रदर्शन, यानी कि दिल्ली से मेरठ तक चुनावी शंखनाद। दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो सहयोगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं इंडिया के शक्ति प्रदर्शन में किस तरीके से कौन कौन से नेता जुड़ने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की वो इसमें शामिल होंगी, शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे इसका हिस्सा बनेंगे। तो इंडिया का शक्ति प्रदर्शन 16 पार्टियों के बड़े नेता मंच पर होंगे। आदित्य ठाकरे नेता शिवसेना के इस मंच पर शामिल होंगे, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, सीताराम येचुरी सीपीएम महासचिव, डी राजा सीपीआई महासचिव। एक मंच पर आपको ये बड़े नेता आज एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। तो आज ये लोकतंत्र बचाओ जो रैली होनी है, इसमें ये बड़े चेहरे जी देवराजन, डेरेक ओब्रायन, तिरुचि शिवा, तो ये बड़े नेताओं की मौजूदगी जब आज एक मंच पर होगी। लोकतंत्र बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है और ये उस समय पर हो रही है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कस्टडी में हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से जैनेंद्र कुमार और दीपक रावत इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास आते हुए, क्या तैयारी है रामलीला मैदान में, क्योंकि आज 16 पार्टियों के बड़े नेता एक मंच पर उनकी मौजूदगी, कितनी तैयारी विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान में तो रैली की जो तैयारी होती है वो तो है ही, लेकिन अहम बात यह है कि मैसेज क्या दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से। देखिए, लोकतंत्र सरकार के, केंद्र सरकार के तौर तरीकों को लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष काफी पहले से ही बताता आया है और उस मुद्दे पर सरकार को घेरता आया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से विपक्ष के दो बड़े चेहरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस, उसको अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नोटिस दिया जा चुका है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर के विपक्ष के तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होने वाले हैं और रामलीला मैदान से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान मौके विपक्ष को नहीं दिए जा रहे हैं और इस पर जो देश की संस्थाएं हैं उनका जो रवैया है वो या मापदंड है वो पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के लिए अलग है। और ऐसे में लोगों से अपील की जाएगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव में विपक्ष को जो है वो जिताएं, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसको जिताएं। ये मैसेज कितनी मजबूती से मंच से दिया जाएगा, इस पर नजरें रहेंगी। वैसे देखिए, ये चुनाव से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है राजधानी में इंडिया गठबंधन के द्वारा, खासतौर पर दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के दो घटक दल हैं, यानी आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया जेल में है, माफ करिए अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है, और साथ में कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों ने बड़े पैमाने पर आज की रैली के लिए भीड़ जुटाने की तैयारी कर रखी है। तो नजरें ये भी रहेंगे कि कितनी भीड़ आती है और मंच पर जो तमाम विपक्षी आला चेहरा मौजूद होंगे वो किस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरते हैं। बिल्कुल जैनेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। दीपक भी हमारे साथ सीधे कनेक्ट है इस वक्त। दीपक, जिस तरीके से पहले हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी कि ये जो विपक्ष है इसके बीच नोकझोंक की खबरें सामने आई और
बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगाते रही कि ये एकजुट नहीं है। लेकिन आज चुनाव से पहले जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होगा, इसमें सुनीता केजरीवाल हो, कल्पना सोरेन हो, ये दो चेहरे भी मंच पर नजर आ सकते हैं। इनके जरिए क्या लग रहा है, क्या मैसेज जनता तक जाएगा, और ये जो सिंपैथी वाला एक फैक्टर है, सहानुभूति वाला, क्या वो मिल पाएगा विपक्ष को? देखिए, कई सारे संदेश आज इस रामलीला मैदान से देने की कोशिश है विपक्षी नेताओं की। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और बताता चलता हूं कि क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ये आप सामने स्टेज देख रहे हैं, जहां पर आपको स्क्रीन लगी नजर आ रही है, जहां पर तमाम विपक्ष के चेहरों की आपको तस्वीरें दिखाई देगी और सामने लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ इसलिए कि लगातार विपक्ष ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी, सीबीआई उन लोगों के पीछे लगा दिया जाता है जो लोग मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई भी किसी तरीके से आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। अब संदेश कुछ इस तरीके से देने की कोशिश होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है और इससे पहले आम आदमी पार्टी का एकमात्र जो ब्रांड चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज ऐसे दिया जाएगा कि सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और जेल से अरविंद केजरीवाल ने जो मैसेज उन तक पहुंचाया है, क्योंकि मुलाकात सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल से रोजाना शाम में होती है, वो मैसेज जो है वो पढ़ के सुनाएंगी, तो सीधा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की अपनी पत्नी के जरिए। और जैसा आपने बताया कि सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी मंच पर नजर आएंगी, ये वो मंच है और यहां से एक बड़ी शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपनी बातें सामने मीडिया के सामने रख रही हैं, तो एक सॉफ्ट लॉन्च के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन भी अपना स्पीच यहां पर रखेंगी। कल्पना सोरेन वो चेहरा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार हो गए तो कल्पना सोरेन भी सीएम हो सकती थी, लेकिन खेल ऐसा रचा गया कि चंपई सोरेन को आगे कर दिया गया। लेकिन आने वाले भविष्य में कल्पना का भी क्या होगा, कल्पना सोरेन भी क्या किसी तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी शुरुआत जो है इस रैली से होने जा रही है। और अभी थोड़ी देर बाद करीबन 11 बजे के आसपास तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे। आपको तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं। ये लगातार आप लोग अलग अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस कह रही है हम तो लोकतंत्र बचाओ के लिए, व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, लोकतंत्र बचाओ को लेकर रैली है। ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक तानाशाही और अहंकारी सरकार की तरह नजर आ रही है, रोज लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा मोदी जी ने कराई, आज दिल्ली और देश भर से लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध, अपना रोष प्रकट करने। बीजेपी ये कह रही है जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे से लड़ती रहती थी और आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस का स्पेस दिल्ली में खत्म किया, आज उसी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं आप। देखिए, आज देश बचाना ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र बचाना ज्यादा जरूरी है, संविधान और कानून बचाना ज्यादा जरूरी है। आज पूरे देश के लोगों की एक ही लड़ाई की, अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान और कानून जिंदा रहेगा, तो इस देश में सब कुछ ठीक चलेगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान कानून खत्म हो जाएगा, तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। पवन शर्मा भी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये बताइए, सुनीता केजरीवाल का सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है क्या इस रैली से? क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्पीच होनी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मतलब आगे क्या मैसेज देने की कोशिश है? भविष्य में क्या वो चुनाव? देखिए, एक ही मैसेज है कि मोदी सरकार की तानाशाही। ठीक है दीपक, मैं रोक रही हूँ, आपको वापस लौटूंगी। आप दोनों का धन्यवाद। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा दर्शकों को वहां पर लेकर चलिए। के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है।
हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई। मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा, तो देखिए, विपक्षी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली से पहले ये आपने सुना बीजेपी का सीधा प्रहार। अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। 400 पार के मिशन के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में पीएम मोदी करेंगे रैली और पीएम की रैली से यूपी में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम के मंच पर होंगे यूपी एनडीए में शामिल नेता। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार पीएम के साथ मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दोपहर को 2 बजे शुरू होगी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ ही बीजेपी के दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। मेरठ से बीजेपी में अरुण गोविल को टिकट दिया है और पीएम मोदी मेरठ में होंगे, तो दूसरी तरफ आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली से मेरठ तक आज आपको ये जो जोर शोर है वो सुनाई देगा, दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट देख लीजिए। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है और अब इसे और गति प्रदान करने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट है। देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। ये एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। तो आज आपको तस्वीरें नजर आएंगी मेरठ में, जहां पर जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास मेरठ से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में भी मेरठ की ही धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था और आज फिर से एक बार यहीं से। बिल्कुल पूजा, देखिए कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मेरठ की इस धरती से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम आरोप इंडिया गठबंधन के ऊपर और तमाम बातें उन्होंने जिक्र किया 1857 की क्रांति, गदर भूमि मेरठ की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस रैली का नाम दिया गया है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह। और जहां तक पूरे पंडाल में हमारी नज़र जा रही है तो हर तरफ चौधरी चरण सिंह के कटआउट्स लगाए गए हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये जिस धरती को जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, किसान आंदोलन के बाद से ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जाट आबादी है, यानी किसानों की जो आबादी है, वो शायद नाराज है। इसको साधने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने चौधरी चरण सिंह का वो कटआउट, जो भारत रत्न की स्मृति चिन्ह जो है वो उनके कुर्ते के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जब भारत रत्न की घोषणा की गई थी चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इन तमाम लोगों को, तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि भारत रत्न का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री 3:30 बजे इस मंच से इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं भारत रत्न का भी वो मुद्दा आएगा, जहां पे वो इस बात के बारे में कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह, जिनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला, हमने उनको पहचाना, उनको सम्मान दिया। और इसी के बाद जब भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिलता है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले जाते हैं। और भी देखिए तमाम बातें हैं। पर जो हमारे यहाँ के पास का राज्य हरियाणा है, वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इस मंच पे होंगे। योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही। ये बताया जा रहा है कि इस पूरे आबादी में जाट के अलावा सैनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए पूजा, चुनाव का वक्त है, वादे कुछ किए जाएं, दावे कुछ किए जाएं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे की तरफ बढ़ता है मामला वहीं पहुंच जाता है। हर सियासी दल अपने हिसाब से उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मैसेजिंग जो है वो साफ है। सामने चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह, इस आज की रैली को नाम दिया गया है। 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एनडीए के वो तमाम अलायंस, तमाम घटक दल के नेता, चाहे वो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हो, आरएलडी के जयंत चौधरी हो, सुभा सपा के ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम नेता इस मंच पे मौजूद होंगे। यानी कि एनडीए की अलायंस की जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश की है वो तमाम नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। बड़े समारोह की तैयारी है और आज देश में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो दिल्ली में विपक्षी गठबंधन का लोकतंत्र बचाओ उनकी रैली और इधर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार। एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। आइए उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और ये ऐलान एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। और इसी ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और झटका लगेगा। दरअसल आज लखनऊ में ओवैसी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। ओवैसी और पल्लवी पटेल के तीसरे मोर्चे में जल्द ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियां भी जुड़ सकती हैं। तीसरे मोर्चे के ऐलान को लेकर ही ओवैसी आज दोपहर को लखनऊ पहुंच रहे हैं।
तो देखिए यूपी में ओवैसी का तीसरा मोर्चा, लेकिन किन किन नेताओं से अब तक संपर्क हुआ है, आइए उसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। इस तीसरे मोर्चे में किस किस को लेकर बातचीत, और दोपहर को 12 बजे देखिए लखनऊ पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पल्लवी पटेल कहां पहुंचेंगी, वो भी लखनऊ में पहुंचेंगी। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है इसको लेकर, बैठक में शामिल होंगे असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल, ऐलान होगा तीसरे मोर्चे का। तो ये तीसरा मोर्चा, और इसी के साथ अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखिए तीसरे मोर्चे के ऐलान से पहले अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बयान भी सामने आया है। पल्लवी पटेल ने यह कहा कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे। अखिलेश ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, अखिलेश यादव आज भी खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं। पल्लवी पटेल ने दावा किया कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 भी हारेंगे। तो देखिए ये पल्लवी पटेल का बयान है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे और दावा यह किया कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 भी हारेंगे। इसी खबर पर इन डेप्थ जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तीसरे मोर्चे की तैयारी यूपी में, लेकिन इस तीसरे मोर्चे को जनता कैसे एक्सेप्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरा सवाल ये कि पल्लवी पटेल ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे। अभी जो अखिलेश यादव से टक्कर की बात हो रही है, इसका फायदा कहीं बीजेपी या एनडीए को तो नहीं मिल जाएगा अखिलेश? अभिषेक, देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ये बिखराव का एक कारण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं आपको घटनाक्रम बता दूं, ये 3 दिन पहले मुलाकात हुई है। 3 दिन पहले पल्लवी पटेल हैदराबाद गई थी, वहां उनकी असद ओवैसी से मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं अब, और इस मुलाकात में ये चीज़ें फाइनल हुई हैं। देखिए पहला फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, जो बाकी बची सीटें हैं वहाँ पर साथ मिलकर के लड़ने का प्लान है। कुछ और छोटी पार्टियों को साथ में लेने की कवायद की जा रही है, जिसमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, उनको भी साथ लेने की कवायद की जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी कवायद होती है तो उन बेल्ट में से कि फूलपुर की हम बात करें, मिर्जापुर में जहां बीजेपी की अपना दल की उम्मीदवार अपना अनुप्रिया पटेल हैं, फूलपुर हो गया, इन बेल्ट्स में निश्चित तौर पर वहां पर डिवीजन होने की आशंका है। तो समाजवादी पार्टी को तो इस बात के लिए चिंतित होना ही चाहिए, अपना दल को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अपना दल का ही एक दूसरा धड़ा है ये। और अगर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ पल्लवी पटेल उम्मीदवार उतारती हैं या खुद उतरती हैं तो वहां भी वोट बंटने की आशंका है। तो चिंताएं एक ही तरफ नहीं, चिंताएं दूसरी तरफ भी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभिषेक सवाल ये भी है कि ये जो तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है, अभी तो हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें और पार्टियों को भी शामिल करेंगे, जो छोटी छोटी पार्टियां यूपी की, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, ये कुछ खबर है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे पास जानकारी ये है कि जो पहला फेज निकल गया, इसके बाद की जो सीटें बची हैं उनमें से मैक्सिमम सीटों पर लड़ने का प्लान है। और वो जो तय होगा जाति समीकरण से, जो डेमोग्राफी होती है कि जहां पर पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार ज़्यादा होंगे वहां पर पल्लवी पटेल की दावेदार होगी, जहां अकलियतें ज़्यादा होंगी वहां पर ओवैसी की दावेदारी होगी, कुछ और छोटी पार्टियां होंगी, उनके साथ भी यही समीकरण होगा कि जहां जिसका वोट बैंक होगा वहां उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और दूसरी पार्टी जो साथ में होगी उसका वोट बैंक साथ में जुड़ेगा, और इस तरह से ये लोग टक्कर देने की स्थिति में आएंगे। इस रणनीति पर काम हो रहा है। पूजा, बिल्कुल, लेकिन अभिषेक अभी तक हम यूपी में देखते आए हैं कि 2 बड़े मुख्य रूप से गठबंधन है, लेकिन अब ये जब तीसरा मोर्चा तैयार होगा, निश्चित तौर पर जनता के सामने एक और विकल्प होगा, लेकिन इस विकल्प को जनता यूपी की किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी? ये सवाल जो है आपका बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और यही देखने वाली बात होगी जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये कवायद इसके पहले यूपी के चुनाव में भी हो चुकी है। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोग साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ बिखर गया था, और लड़ाई एकदम दो ध्रुवी हुई थी, समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की। तो इस बार ये माना जा रहा है कि एनडीए बनाम, जिसे कि पीडीए कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन इंडिया गठबंधन है, ये उसके बीच में सीधी लड़ाई होगी। लेकिन हाँ, जहां पर उम्मीदवार पावरफुल होंगे इस तीसरे मोर्चे के, वहां पर वो वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि असद ओवैसी और पल्लवी पटेल का जोर रहेगा, उनकी अपनी स्टैंडिंग रहेगी। तो ये चिंता की बात हो सकती है इंडिया गठबंधन के लिए और अपना दल के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल के लिए चिंता की बात हो सकती है कि उनका जो कोर बेस है, वो बेस पल्लवी पटेल की पार्टी काट सकती है, और अकलितों का जो वोट है वो वोट काट सकती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो चिंताएं कहीं ना कहीं दोनों ही कैंपों में है इससे।
ठीक है अभिषेक, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से बात न बनने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने देवरिया सीट से एसएन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ सीधे कनेक्ट है। अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसने देवरिया सीट से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और खुद भी वो कुशीनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है। वो इस समय गाजीपुर जा रहे हैं और वहां पर मुख्तार अंसारी के घर पे जाएंगे। कुशीनगर चूंकि उनकी बेल्ट है, वहां से इलेक्शन लड़ते आए। देवरिया पास की सीट है, यहां पर उनका प्रभाव माना जाता है। तो इन 2 सीटों पर उनकी लड़ने की तैयारी है और इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी वो उम्मीदवार उतारेंगे, जैसा कि वो कन्वे कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि एक एहसास कराया जाए कि उनकी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है और ख़ासतौर पे उनको मैसेज दिया जाए। वो इंडिया गठबंधन से बहुत ही ज़्यादा आहत हैं कि जिस तरह से उनको नहीं शामिल किया गया इंडिया गठबंधन में, तो वो चाहते हैं कि ये एहसास इंडिया गठबंधन को हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में ना लेकर के कितनी बड़ी गलती हुई है और वो उस एहसास कराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उम्मीदवारों से लगातार बातचीत जारी है और जल्दी ही और भी सीटों पर वो ऐलान करने की तैयारी में है। पूजा, शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, देवरिया से भी स्वामी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और खुद भी कुशीनगर से लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी के साथ हैशटैग छेड़ दिया और इससे हर भारतीय अब नाराज है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता, हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। तो ये जो पोस्ट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी गई है एक्स पर। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पोस्ट आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली नए तथ्यों से पता चला है। और आगे वो लिखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी के साथ कच्चा थिवु द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। और इसी के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना यह कांग्रेस का तरीका रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक्स पर पोस्ट, जिस पर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। देखिए, आज कई बड़े अपडेट्स हैं सियासी तौर पर। एक तो आज देश में, दिल्ली में, राजधानी में, रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली होनी है। वहां पर लोकतंत्र बचाओ रैली इसको नाम दिया गया है। और इधर पश्चिमी यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच जो ये एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आइए आपको दिखाएं आज देश के 2 बड़े पॉलिटिकल अपडेट्स। एक तरफ तो आज एनडीए यूपी में हुंकार भरेगा, तो वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली, एक मंच पर दिखेंगे विपक्षी गठबंधन के नेता। रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। यानी कि आज मेरठ से दिल्ली तक चुनावी शक्ति प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। तो आज एक तरफ दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली इंडिया गठबंधन की, जिसमें विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता एक मंच पर आपको नजर आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे, केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से लोग आ गए हैं और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आतिशी, बहुत बड़ी रैली का आयोजन आप लोगों ने किया हुआ है, क्या बड़ा संदेश आपकी तरफ से देने की कोशिश है? देखिए, ये रैली आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये रैली इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये रैली दिल्ली के लोगों की है, देश के लोगों की है। आज आप देखिए, अगर आप यहाँ पे बाहर रामलीला मैदान के सामने सड़क पर जाइए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके पास जाइए, ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं।
ये दिल्ली की आम जनता है। क्यों आज आए हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, उनके परिवारों को अच्छा इलाज दिया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है, महिलाओं को बस यात्रा करवाई है। आज दिल्ली के लोग अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप पर, कांग्रेस पर, तमाम दलों पर आरोप लगाया कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वही लोग ये बात करें कि लोकतंत्र खतरे में है। इसको लेकर जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है, फिर वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल पर 70,000 करोड़ के एयर इंडिया घोटाले का आरोप है। वो 1 साल पहले गिरफ्तारी की कगार पर थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कल सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। छगन भुजबल इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम में ईडी के केस चल रहे थे, सीबीआई के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। हेमंत बिस्व शर्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कैम, बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके लोगों पर आरोप लगाकर उनको अपनी पार्टी में ले आती है, फिर अपनी वॉशिंग मशीन से धो देती है। क्या छगन भुजबल भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है? इन पर क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी? वो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते, वो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने का कोशिश करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। आतिशी सीधे तौर पर ये बता रही थी कि बीजेपी के जो आरोप हैं वो गलत हैं। उन आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी होता है वो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप खत्म कर दिए जाते हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और रामलीला मैदान पर इस वक्त इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनके नेता जो हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।